चियांग झान बहुत उत्साहित था, उसका खून खौल रहा था और उसका चेहरा सदमे से भर गया था। उसने उस मुक्के में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का केवल 50% ही इस्तेमाल किया था। हालांकि इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी, जो पहले आकाश छेद तोड़ने वाले चरण के योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पहले कभी मुट्ठी तकनीक की साधना नहीं की थी। अन्यथा दूसरा आकाश छेद तोड़ने वाला चरण योद्धा भी इसका सामना नहीं कर सकता था। पल्स ओपनिंग स्टेज की अपनी 10वीं परत की साधना के साथ वह दूसरे स्तर के छेद तोड़ने वाले चरण के योद्धा को आसानी से हरा सकता था। इतनी शक्तिशाली ताकत के साथ शायद स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में लिंग पियाओक्स्यू को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। हालांकि चियांग झान को खुद पर गर्व नहीं था। कोई और कारण नहीं था। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघ थे। बादलों जितने ही विशेषज्ञ थे। आंतरिक घेरे के शिष्यों में से कोई भी सच्चा विशेषज्ञ ऐसा नहीं था जिससे वह लड़ सके। एक सच्चा शिष्य तो दूर की बात है। इसके अलावा उसने कानून प्रवर्तन एल्डर को नाराज किया था, जो एस्ट्रल कंडेंसेशन स्टेज योद्धा की 10वीं परत का शिखर था। उसका नाम प्रसिद्ध था और उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उसके अधीन कानून प्रवर्तन शिष्यों में से प्रत्येक पिछले से अधिक शक्तिशाली था। वह उसे कभी भी मार सकता था। इसके अलावा कुछ महीनों के समय में उसके और लिंग फेंग के बीच 1 साल का समझौता समाप्त हो जाएगा। उस समय जीवन और मृत्यु के क्षेत्र में अंतिम लड़ाई एक जीवन और मृत्यु की लड़ाई होगी। यदि कोई हार जाता है तो वह मर जाएगा। बातचीत के लिए कोई जगह नहीं थी। इन सभी चीजों ने उसे जबरदस्त दबाव महसूस कराया। उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत में सुधार करना था। तभी वह इस दुनिया में जीवित रह पाएगा जहां मजबूत कमजोर पर शिकार करते हैं। हालांकि अपनी ताकत बढ़ाना कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। कोई और कारण नहीं था। चियांग झान ने कई तरह की साधना तकनीकों का अभ्यास किया था। उदाहरण के लिए अविनाशी युद्ध राजा मंत्र, सार सूक्ष्म शक्ति, एक कृपाण से सिर काटना और आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक सभी बाधाओं का सामना कर रहे थे। वह कम समय में उन्हें तोड़ नहीं पाएगा। ऐसी परिस्थितियों में उसने आउटर सेक्ट के इनाम का नंबर 1 विशेषज्ञ बनने के बारे में सोचा। ऐसा कहा गया कि वह युद्ध कौशल मंडप में जाकर अपने से उच्च स्तर का युद्ध कौशल चुन सकता है। यह एक बहुत अच्छा तरीका था। जैसा कि वह अपने दिल में सोच रहा था, वह फायर क्लाउड पीक से बाहर निकला और लुओजी को खोजने के लिए उस स्थान पर गया जहां बाहरी सर्कल के शिष्य रहते थे। उसके बाद वे दोनों बहुत उत्साह के साथ स्पिरिट स्टोन हॉल की ओर दौड़े। आपको पता होना चाहिए कि पिछले आउटर सर्कल एलीट रैंकिंग टेस्ट के दौरान मैनेजर कोंग ने निजी तौर पर एक जुआघर स्थापित किया था। उन दोनों ने 1300 स्पिरिट स्टोन पर दाव लगाया था। 4 से 1 के अनुपात के अनुसार, जिस पर वे सहमत हुए थे, वह 5200 स्पिरिट स्टोन थे। इतनी बड़ी मात्रा में धन। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, सबसे मूल्यवान आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी इसकी तुलना नहीं कर सकते थे। यह उनके लिए कुछ प्राकृतिक खजाने खरीदने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। स्पिरिट स्टोन हॉल में कोई नहीं था। आज बाहरी सर्कल के शिष्यों के लिए स्पिरिट स्टोन वितरित करने का दिन नहीं था, इसलिए वहां सन्नाटा था। चियांग झान और लुओजी सीधे मैनेजर कांग के पास गए। उन्हें लगा कि मैनेजर कांग हार मानने को तैयार नहीं है। यह अपरिहार्य था कि उन्हें स्पिरिट स्टोन का भुगतान करने से इनकार करने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। हालांकि अप्रत्याशित रूप से मैनेजर कांग ने पहले से ही 5200 स्पिरिट स्टोन तैयार कर रखे थे और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। आत्मा के पत्थर प्राप्त करने के बाद चियांग झान और लुओजी ने अपनी अपनी जरूरत की चीजें ले ली। उसके बाद वे एक साथ युद्ध कौशल मंडप में गए। मंडप का बुजुर्ग एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जो पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा का शीर्ष 10वां स्तर था। लंबी भौहों वाला प्रबंधक अतीत में कहीं छिप गया था। चियांग झान को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने लुओजी को बाहर इंतजार करने के लिए छोड़ दिया। उसका इकलौता बेटा अकेले युद्ध कौशल मंडप में चला गया और लकड़ी की सीढ़ियों के साथ दूसरी मंजिल पर चला गया। दरवाजे पर एक लाल चेहरे वाला बूढ़ा आदमी आराम कुर्सी पर आलसी ढंग से बैठा था।
उसकी आंखें एक चमकदार रोशनी से चमक रही थीं और उसकी आभा अथाह थी। उसकी उम्र को देखते हुए उसे संरक्षक बुजुर्ग होना चाहिए। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में प्रबंधक के अलावा कुछ बुजुर्ग भी थे। ऐसा कहा जाता था कि वे सभी एपर्चर ब्रेकिंग विशेषज्ञ थे। वे शक्तिशाली थे और उनका उच्च दर्जा था। वे संप्रदाय के उच्च पदस्थ लोगों में से थे और उनकी ताकत की रीढ़ थे। हालांकि चियांग झान इस लाल चेहरे वाले बुजुर्ग के साधना आधार को नहीं बता सकता था, लेकिन उसे यकीन था कि यह बुजुर्ग कम से कम एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के 5वें स्तर का योद्धा था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किसी भी तरह की उपेक्षा दिखाने की हिम्मत नहीं करेगा। बाहरी संप्रदाय के शिष्य चियांग झान बुजुर्ग का अभिवादन करते हैं। चियांग झान ने अपनी मुट्ठियां बांधी, झुके और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, हम फिर से मिलते हैं। इस बार तुम दूसरी मंजिल पर आए हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने बाहरी संप्रदाय के नंबर 1 विशेषज्ञ का पद प्राप्त कर लिया हो? लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया और दयालु चेहरे से पूछा, बड़े, यह शिष्य एक युद्ध कौशल का चयन करने आया है। यह बाहरी संप्रदाय के नंबर 1 विशेषज्ञ का टोकन है। चियांग झान पहले भी 2 बार युद्ध कौशल मंडप में आ चुका था और वह पहले से ही मंडप से एक मजबूत क्यूई को आते हुए महसूस कर सकता था। उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि पहली मंजिल के सुपरवाइजर के अलावा कोई और विशेषज्ञ भी होगा। अब जब उसने लाल चेहरे वाले बुजुर्ग को देखा तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसने सहजता से बाहरी संप्रदाय के नंबर 1 विशेषज्ञ का टोकन निकाल लिया। उसने कहा, हालांकि लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि चियांग झान को बाहरी संप्रदाय के नंबर 1 विशेषज्ञ का टोकन मिल सकता है, लेकिन अपनी आंखों से देखने के बाद उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था, लेकिन यह केवल कुछ ही पलों तक रहा। उसने अपना संयम वापस पाया और अपने बगल में लकड़ी का दरवाजा खोला। उसने कहा, यह सब अंदर के आंतरिक संप्रदाय के शिष्य हैं। युद्ध कौशल का चयन करते समय कम प्रोफाइल रखना याद रखें। परेशानी न करें। आपके अनुस्मारक के लिए धन्यवाद, बुजुर्ग। चियांग झान ने लाल चेहरे वाले बुजुर्ग को एक बार फिर धन्यवाद दिया और उसकी आंखें चमक उठीं। दूसरी मंजिल पर लगभग 1 दर्जन लोग थे। कुछ लोग साधना तकनीक चुन रहे थे, कुछ सहजता से बातचीत कर रहे थे और कुछ साधना तकनीक पकड़े हुए थे और भौहें सिकोड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई निर्णय लेना मुश्किल था। ये सभी लोग युवा थे। हालांकि वे जोश से भरे हुए थे, उनकी आंखें तेज थीं और उनकी आभा अथाह थी। वे स्पष्ट रूप से आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे, एपर्चर ब्रेकिंग एक्सपर्ट। इसमें कदम रखते ही चियांग झान की आंखों में किताबों की कतारें दिखाई दीं। यह अज्ञात था कि यह किस तरह की लकड़ी से बनी थी, लेकिन इससे एक हल्की खुशबू आ रही थी। इससे लोगों को ताजगी महसूस होती थी, उनके कान और आंखें चमक उठती थीं। इस पर वर्गीकरण थे और युद्ध कौशल पर किताबें थीं। मानसिक साधना विधियां थीं, साथ ही विभिन्न पूरक साधना विधियां और यहां तक कि दुर्लभ गुप्त तकनीकें भी थीं। वे सभी येलो रैंक मिडिल लेवल साधना तकनीकें थीं। जाहिर है, दूसरी मंजिल पर संग्रहीत साधना तकनीकें पहली मंजिल पर संग्रहीत तकनीकों की तुलना में बहुत समृद्ध थीं। चियांग झान उत्साहित मूड में था। उसकी आंखें चमक उठीं। वह युद्ध तकनीकों में विशेषज्ञता रखने वाली किताबों की अलमारी में चला गया और सभी प्रकार की येलो रैंक मिडिल लेवल युद्ध तकनीकों को देखा। बर्फ की मुट्ठी। आध्यात्मिक ऊर्जा ठंडी होती है और यह हवा और बादलों को जमा सकती है। इसकी शक्ति कम है। मलबे के पैर। एक पैर से पहाड़ की चट्टानें चकनाचूर हो जाती हैं, वज्र फट जाता है, कम शक्ति। मलबे के पैर। एक पैर से पहाड़ की चट्टानें चकनाचूर हो जाती हैं, वज्र फट जाता है, कम शक्ति। फायर क्लाउड फिस्ट। अग्नि जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा, धातु जलना, बादलों जैसा मुट्ठी बल, विशाल और शक्तिशाली, औसत से ऊपर की शक्ति येलो रैंक मिडिल लेवल युद्ध कौशल। फायर क्लाउड फिस्ट। अग्नि जैसी आध्यात्मिक ऊर्जा, धातु जलना, लोहा जलना, बादलों जैसा मुट्ठी बल, विशाल और शक्तिशाली, येलो रैंक मिडिल लेवल युद्ध कौशल के बीच शक्ति औसत से ऊपर है। विंड लाइटनिंग पाम। एक हथेली की हवा गरजती है, पहाड़ों और नदियों को निगलती है, बिना बराबर के दबंग, उच्च स्तर की शक्ति। फायर क्लाउड फिस्ट। अग्नि जैसा आध्यात्मिक सार,
सोना जलाना और लोहा मोड़ना, बादलों जैसा मुट्ठी बल, विशाल और शक्तिशाली, इसकी शक्ति युद्ध कौशल के बीच औसत से ऊपर है। शॉकिंग ड्रैगन स्वॉर्ड, एक तलवार जो एक चौंकाने वाले ड्रैगन की तरह है। यह अविनाशी है और इसकी शक्ति श्रेष्ठ है। सभी प्रकार की युद्ध कौशल अत्यंत शक्तिशाली थे। उनमें से सबसे शक्तिशाली थे विंड लाइटनिंग पाम और शॉकिंग ड्रैगन स्वॉर्ड। विशेष रूप से विंड लाइटनिंग पाम, इसने चियांग झान को बहुत रुचि दी थी। कारण सरल था। यद्यपि उसने जिस हेड ब्रेकिंग ब्लेड का अभ्यास किया था, उसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी, लेकिन नंगे हाथों से लड़ने पर वह नुकसान में था। यदि वह हथेली की तकनीक विकसित कर सकता, तो वह निश्चित रूप से बहुत अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता था। जहां तक चौंकाने वाली ड्रैगन तलवार की बात है, तो यह उसके लिए बेकार थी। आखिरकार, एक कृपाण विशेषज्ञ के रूप में, न केवल अपनी तलवार तकनीक को बदलने से उसकी ताकत बढ़ सकती थी, बल्कि इसे समझना भी बेहद मुश्किल था। यह इस हद तक भी था कि युद्ध तकनीकों को समझने पर उसके लिए संघर्ष करना आसान था। नतीजतन, कृपाण तकनीकें नहीं थीं, तलवार तकनीकें नहीं थीं, बल्कि एक जैसी लगती थीं, लेकिन एक जैसी नहीं। स्वाभाविक रूप से, यह उस शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने में असमर्थ थी जो इसमें होनी चाहिए थी। हालांकि, अंत में, चियांग झान ने विंड एंड थंडर पाम का चयन नहीं किया, क्योंकि युद्ध तकनीक के समान स्तर ने इस बात पर जोर दिया कि उंगली हथेली जितनी अच्छी नहीं थी। यदि हथेली मुट्ठी से कमजोर होती, तो विस्फोटक शक्ति कमजोर होती। इसके अलावा, यहां बहुत सारे युद्ध कौशल थे। जब तक वह उन्हें सावधानी से चुनता, उसे शक्तिशाली मुट्ठी तकनीक न मिलने की चिंता नहीं करनी पड़ती। एक विचार के साथ, उसने युद्ध कौशल चुनना जारी रखा। एक अगरबत्ती को जलने में लगने वाले समय के बाद, चियांग झान ने एक सुनहरा कवर युद्ध कौशल उठाया और पहला पृष्ठ खोला। इस पर 9 आकर्षक सुनहरे अक्षर थे। पीला रैंक मध्य स्तर का युद्ध कौशल, तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी, और इसके नीचे एक विस्तृत परिचय था। तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी, शक्तिशाली और दबंग। इसमें ड्रैगन की तरह 10,000 मील निगलने की शक्ति है, जो पूरी दुनिया में फैलती है। इसे रोका नहीं जा सकता। जब इसे माइनर सक्सेस स्टेज पर साधना की जाती है, तो एक ही मुक्का एक पहाड़ को गिराने के लिए काफी होता है। महान पूर्णता चरण, 9 स्वर्गों से ड्रैगन की दहाड़ सुनी जा सकती थी। सभी जानवर डर गए, और वे बिना लड़े ही अपने आप गिर गए। पूर्णता चरण, ध्वनि तरंग संघनित थी, और इसकी शक्ति 2 गुनी थी। यह दूर से दिव्य आत्मा पर हमला कर सकता था। यह अदृश्य तरीके से लोगों को मार सकता है। परिचय पढ़ने के बाद, चियांग झान की आंखें एक चमकदार और धधकती हुई रोशनी से चमक उठीं। इस तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी की शक्ति धरती को हिला देने वाली थी, और यह हवा और थंडर पाम से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। खासकर जब उसने पूर्णता चरण पर साधना की थी, तो वह वास्तव में दिव्य आत्मा पर हमला कर सकता था। अगर उसे हल्का सा भी मारा जाता, तो उसका दिमाग अस्त-व्यस्त हो जाता। यदि आक्रमण उसके लिए बहुत अधिक हो जाता तो उसकी दिव्य आत्मा को क्षति पहुंचती और वह मूर्ख बन जाता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्वनि तरंग हमले अपरिहार्य थे और उनसे बचना असंभव था। दिव्य आत्मा पर हमला करने वाली इस तरह की युद्ध तकनीक एक मार्शल कलाकार की ताकत की सीमाओं को भी तोड़ सकती थी और अकल्पनीय शक्ति को मुक्त कर सकती थी। एक पल में, चियांग झान ने इस तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी की खेती करने का मन बना लिया। यह पौराणिक तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी है। इस मुट्ठी तकनीक में एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग हमला है। यह मेरे लिए खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त है। जैसे ही चियांग झान तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी युद्ध कौशल के साथ दूसरी मंजिल छोड़ने वाला था, एक हैरान आवाज सुनाई दी। इसके तुरंत बाद, तेज आंखों वाले एक लंबे युवक ने चियांग झान को ठंडी निगाहों से देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और हवा में एक हथियाने की हरकत की। आश्चर्यजनक रूप से, वह चियांग झान से तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी युद्ध कौशल छीनने की कोशिश कर रहा था। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जैसे ही उसने हमले को चकमा दिया, तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी युद्ध कौशल हवा में गायब हो गया और स्टोरेज रिंग में छिप गया। बच्चे, तुम सिर्फ एक इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट हो, तुम तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी की खेती करने के लायक नहीं हो। अगर तुम मरना नहीं चाहते, तो इसे आज्ञाकारी ढंग से मुझे सौंप दो,
वरना तुम्हें खुद ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। लंबे युवक की आंखों में एक हैरान कर देने वाली झलक दिखाई दी और फिर उसका चेहरा उदास हो गया। उसकी आंखें बर्फीली ठंडी थीं और उसका पूरा शरीर एक उफनती आभा उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर आ गई हो और वह चियांग झान पर शक्तिशाली तरीके से दबाव डाल रही हो। मुझे तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी युद्ध कौशल सबसे पहले मिला। मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? चियांग झान के होंठ एक ठंडी मुस्कान में मुड़ गए। हालांकि लंबा युवक एक आंतरिक सर्कल शिष्य था। वह महान और शक्तिशाली था, लेकिन उसने इसे दिल पर नहीं लिया। इसके अलावा उसके लिए तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी युद्ध कौशल को खोजना आसान नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे लंबे युवक को नहीं देगा। इसके अलावा लंबा युवक घमंडी और दबंग था। उसने वास्तव में मौके पर अपने प्रतिद्वंद्वी से तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी युद्ध कौशल छीनने की हिम्मत की। तथ्य यह है कि उसने बहुत से लोगों को धमकाया था, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गया था। अगर यह तथ्य नहीं होता कि वह युद्ध कौशल मंडप में परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, तो वह पहले ही उस पर हमला कर चुका होता। हाँ, वास्तव में कोई है जो तुओबा जियोंग को भड़काने की हिम्मत करता है। अब देखने लायक शो होने वाला है। एकमात्र बाहरी सर्कल शिष्य, पल्स ओपनिंग स्टेज की 10वीं परत चींटी, एक आंतरिक सर्कल शिष्य को भड़काने की हिम्मत, क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? यह आदमी युद्ध कौशल चुनने के लिए दूसरी मंजिल में प्रवेश करने में सक्षम है। जाहिर है, वह इस साल की प्रतियोगिता के बाहरी संप्रदाय का नंबर 1 विशेषज्ञ है। मुझे डर है कि वह कमजोर नहीं है। तो क्या? तुओबा जियोंग थर्ड लेयर योद्धा का एक एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पीक है। अगर हम वास्तव में उस पर हमला करते हैं, तो हम उसे एक ही उंगली से मार सकते हैं। एक के बाद एक सांसें सुनाई दी। दूसरी मंजिल पर सभी आंतरिक मंडल के शिष्य उत्साहित थे जब उन्होंने चियांग झान को लंबे युवक के साथ लड़ते देखा। हालांकि उनमें से अधिकांश ने चियांग झान को नीचा देखा, लेकिन यह तथ्य कि एक बाहरी मंडल के शिष्य ने एक आंतरिक मंडल के शिष्य को उकसाया था, इतना घमंडी और अभिमानी व्यक्ति, निस्संदेह उन्हें उसके दुर्भाग्य पर गर्व हुआ। मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए 3 सांस का समय देता हूं। तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी युद्ध कौशल सौंप दो। बस दिखावा करो कि आज कुछ नहीं हुआ, अन्यथा तुम अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए युद्ध कौशल मंडप नहीं छोड़ोगे। लंबे कद के युवक तुओबा जियोंग के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था और उसकी आंखें क्रूर थीं। उसकी आंखों में एक हल्की हत्या की मंशा देखी जा सकती थी जब वह ठंडी दहाड़ रहा था। तो क्या हुआ अगर मैं युद्ध कौशल मंडप छोड़ दूं? अपनी तुच्छ ताकत के साथ क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? चियांग झान की आंखों में तिरस्कार का भाव देखा गया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मुड़ा और नीचे चला गया। यह दृश्य देखकर तुओबा जियोंग ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी हत्या की मंशा ज्वार की लहर की तरह थी। वह चियांग झान का पीछा करता हुआ दूसरी मंजिल से चला गया। अगले ही पल अन्य आंतरिक मंडली के शिष्य अपनी चुनी हुई साधना तकनीकों के साथ उसके पीछे पीछे चले गए। यहां तक कि लाल चेहरे वाला बुजुर्ग भी उत्साह से उसके पीछे पीछे चल रहा था। जाहिर है, वह इस संघर्ष की पूरी तरह से प्रत्याशा में था। युद्ध कौशल मंडप के बाहर चियांग झान और तुओबा जियोंग एक दूसरे से जोरदार भिड़ रहे थे। उनमें से प्रत्येक एक उफनती हुई क्यूई उत्सर्जित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र से एक बहुत बड़ी लहर उठी हो और यह हिंसक रूप से उफन रही थी। वे एक दूसरे से टकराते रहे, जिससे एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज पैदा हुई। यह बहरा कर देने वाली थी। आसपास की हवा और बादल उफन रहे थे, हवा उबल रही थी और आकाश और पृथ्वी हिंसक रूप से हिल रहे थे। ध्वनि इतनी भयंकर थी कि यह चौंकाने वाली थी। तनावपूर्ण माहौल ने दर्शकों के दिलों को भर दिया। उनमें से हर एक को उत्तेजक पदार्थों का इंजेक्शन लगा हुआ लग रहा था और वे बेहद उत्साहित थे। मूल रूप से बाहरी संप्रदाय के शिष्यों द्वारा आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को चुनौती देना बिना किसी रहस्य के एक लड़ाई कही जा सकती थी। हालांकि चियांग झान की क्यूई बहुत शक्तिशाली थी, यह तुओबा जियोंग की क्यूई से भी अधिक शक्तिशाली थी। इसके अलावा उनकी स्थिति को कम करके नहीं आंका जा सकता था। बाहरी संप्रदाय स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था। अद्वितीय प्रतिभा खाने और पानी पीने जैसी सरल थी।
इसने सभी को प्रत्याशा से भर दिया। लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसकी दो चमकदार आंखें चियांग झान और तुओबा जियोंग को घूर रही थीं। जाहिर है वह इस लड़ाई में बहुत दिलचस्पी रखता था। लुओ जी जो किनारे पर खड़ा था वह लगातार हंस रहा था। हालांकि तुओबा जियोंग एक कुलीन पद और शक्तिशाली ताकत वाला एक आंतरिक मंडली का शिष्य था, फिर भी उसे चियांग झान पर बहुत भरोसा था। इस समय चियांग झान का शरीर पहाड़ की तरह लंबा और सीधा था। उसकी आंखें जो सूरज की तरह चमक रही थीं, आत्मविश्वास से भरी हुई थीं, जिससे वह एक अद्वितीय प्रतिभा और गर्वित लग रहा था। हालांकि उसने हमला नहीं किया, लेकिन उसकी क्यूई बढ़ती रही, जैसे कि धुआं उठता हुआ, आकाश और पृथ्वी को भेदते हुए, तुओबा जियोंग की क्यूई को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। आसपास के लोगों को लगा कि उनकी सांस रुक गई है और उनकी क्यूई और खून उबल रहे हैं। इस बच्चे की ताकत असाधारण है। वह लगभग एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के चौथे स्तर के योद्धा के बराबर है। इस बार तुओबा जियोंग ने वास्तव में लोहे की प्लेट को लात मारी है। लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। उसकी उदासीन आवाज सुनी गई और इसने तुरंत आसपास के लोगों को हंगामा करने पर मजबूर कर दिया। उपस्थित सभी आंतरिक मंडली के शिष्यों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। हालांकि वे देख सकते थे कि चियांग झान की ताकत तुओबा जियोंग से कम नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि चियांग झान की तुलना एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के चौथे स्तर के योद्धा से की जा सकती है। ऐसी असामान्य ताकत उनकी कल्पना की सीमा को पार कर गई थी। वे इस पर विश्वास नहीं कर सके। हालांकि वे जानते थे कि लाल चेहरे वाले बुजुर्ग की ताकत अथाह थी और उनकी अंतर्दृष्टि और ज्ञान की तुलना एक साधारण एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उनके दिलों में संदेह भरा हुआ था। लुओ जी भी चुपके से चौंक गया था। हालांकि वह जानता था कि चियांग झान तुओबा जियोंग को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, फिर भी वह इस बात से हैरान था कि चियांग झान की तुलना एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के चौथे स्तर के योद्धा से की जा सकती है। एक पल में दृश्य पर माहौल अभूतपूर्व रूप से गर्म हो गया और चर्चाओं की आवाज ज्वार की लहरों की तरह गूंज उठी। तुओबा जियोंग का चेहरा उदास था और उसकी आंखें ब्लेड की तरह तेज थीं। उसने अपनी साधना को सीमा तक धकेल दिया। उसकी अद्वितीय आभा असीम थी और उसकी उग्र युद्ध की मंशा आसमान में उड़ गई। वह जानता था कि उसने इस बार लोहे की प्लेट को लात मारी है, लेकिन उसने डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह इस विश्वास से भरा था कि वह निश्चित रूप से जीतेगा। क्या आप तैयार हैं? चियांग झान ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया। यदि प्रतिद्वंद्वी जीवन मृत्यु का दुश्मन होता तो वह उन्हें कभी चेतावनी नहीं देता, वह उन्हें मार डालता। हालांकि वर्तमान स्थिति अलग थी। हालांकि उन दोनों के बीच संघर्ष था, आखिरकार उनके बीच कोई गहरी नफरत नहीं थी। इसके अलावा वहां बहुत सारे लोग देख रहे थे। अगर वे जल्दबाजी में काम करते तो उन पर छिपकर हमला करने का आरोप लगाया जाता। तुमने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की? चियांग झान ने उसे विनम्रता से याद दिलाया, लेकिन तुओबा जियोंग ने उसे अपमान के रूप में माना। उसने सोचा कि चियांग झान उसे नीचा देखता है, इसलिए उसने तुरंत दहाड़ लगाई और एक मजबूत हत्या का इरादा बादलों के समुद्र में घुस गया। उछालती लहरिंग मुट्ठी। धमाका। तुओबा जियोंग ने मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि वह पहाड़ों और नदियों को निगल सकती थी, स्वर्ग और पृथ्वी को डुबो सकती थी। शक्तिशाली ऊर्जा एक विशाल लहर की तरह थी जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। यह आकाश में बह गई और भयंकर रूप से चियांग झान की ओर बढ़ी। चियांग झान की अभिव्यक्ति शांत और संयमित थी, मानो कुछ हुआ ही न हो। उसने सहजता से एक मुक्का मारा। शुद्ध और संघनित आध्यात्मिक ऊर्जा पानी की अरबों बूंदों से बनी एक लंबी नदी की तरह थी, जो उमड़ रही थी और रुक नहीं पा रही थी। इसने तुओबा जियोंग के मुक्के को बलपूर्वक चकनाचूर कर दिया। धमाका। एक आत्मा को झकझोर देने वाला विस्फोट अंतरिक्ष में गूंज उठा और युद्ध के तीव्र झटके ने एकता की स्थिति को प्रकट किया। यह एक फटते हुए ज्वालामुखी की तरह सभी दिशाओं में फैल गया और इसका आवेग चौंकाने वाला था। आसपास का शून्य हिंसक रूप से कांप उठा, हवा गर्जने लगी और बादलों का समुद्र उमड़ पड़ा।
मकड़ी के जाले की तरह जमीन पर घनी दरारें दिखाई देने लगीं। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। युद्ध के मैदान को देखते हुए चियांग झान और तुओबा जियोंग अभी भी एक भयंकर टकराव में थे, इस तथ्य के बावजूद कि वे बराबरी पर थे। दोनों की क्यूई पागलपन की हद तक बढ़ गई और हिंसक रूप से टकराई, जिससे आसपास की हवा और बादल उमड़ पड़े और अंतरिक्ष में हिंसक रूप से उतार चढ़ाव होने लगा, मानो यह किसी भी क्षण ढहने वाला हो। आसपास के सभी लोग चिल्ला उठे। चियांग झान वास्तव में बाहरी संप्रदाय के नंबर 1 विशेषज्ञ कहलाने के योग्य था। वह वास्तव में प्रतिभाशाली और शक्तिशाली था। पल्स ओपनिंग स्टेज की 10वीं परत होने के बावजूद वह अपने से उच्च साधना आधार वाले तुओबा जियोन से लड़ने में सक्षम था, और वह इस लड़ाई में किसी नुकसान में नहीं दिख रहा था। हालांकि स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को समृद्ध बल साम्राज्य में 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक के रूप में जाना जाता था, और इसका एक मजबूत आधार और बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन किसी ने कभी चियांग झान जैसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था। हालांकि वे सभी उच्च और शक्तिशाली आंतरिक सर्कल शिष्य और एपर्चर ब्रेकिंग विशेषज्ञ थे, इस समय वे अपने दिल की गहराई से चियांग झान की प्रशंसा करते थे। जब चियांग झान अपने वर्तमान साधना स्थल पर था, तो उनकी ताकत 8 से अधिक गलियों से उनके लीग से बाहर हो गई थी। इस वजह से वे उत्साहित और रोमांचित थे, और उनका खून खौल रहा था। वे सबसे रोमांचक लड़ाई देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। लाल चेहरे वाला बुजुर्ग भावनाओं से अभिभूत था। उसकी आंखें दूर से चियांग झान के शरीर पर टिकी थीं, मानो वह धीरे धीरे उगते हुए चिलचिलाते सूरज को देख रहा हो। लुओ जी भी अतुलनीय रूप से हैरान था। उसने यहां तक सोचा था कि इस लड़ाई के बाद चियांग झान न केवल बाहरी मंडल के शिष्यों के बीच प्रसिद्ध हो जाएगा, बल्कि वह आकाश में सूरज की तरह भी प्रसिद्ध हो जाएगा। उसे डर था कि आंतरिक मंडल के शिष्य भी उसे नीची नजर से न देखें। विशाल महासागर की 7 लहरें। जब सभी अपने विचारों में खोए हुए थे, तुओबा जियोंग ने एक बार फिर हमला किया। उसका लंबा और सीधा शरीर लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ में बाढ़ आ गई हो। हजारों घोड़े सरपट दौड़ रहे थे, और आध्यात्मिक ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, बाहर निकल रही थी। दबाव के कारण आसपास की जमीन ढह गई। उसके बाद उसने बिना कुछ रोके तीसरी परत के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पीक की ताकत को बाहर निकाला। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, और उसकी आंखें आग की तरह थीं। उसने एक मुक्का मारा, और उसके मुक्के की ताकत ज्वार की लहर की तरह थी, जो चियांग झान की ओर शक्तिशाली तरीके से बढ़ रही थी। इस मुक्के की शक्ति आश्चर्यजनक थी, और इसे रोका नहीं जा सकता था। एक विशाल ऊर्जा ने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया, और इसने शून्य को ढक लिया। इसने कई दर्शकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, और उनके खतरे की चीखें हर जगह सुनी जा सकती थीं। चियांग झान ने सिर हिलाया। हालांकि तुओबा जियोंग कोई जीनियस नहीं था, फिर भी वह एक जीनियस था। थर्ड लेयर योद्धा के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पीक की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता, खासकर जब बात इस पंच की हो। पंच की ताकत उस तक पहुंचने से पहले ही उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी। उसकी क्यूई और रक्त अस्त व्यस्त हो गए थे। यह स्पष्ट था कि यह एक शक्तिशाली युद्ध कौशल था। सर्जिंग वेव्स फिस्ट एक येलो रैंक मिडिल लेवल का युद्ध कौशल था। मुट्ठी तकनीक एक बढ़ती हुई लहर की तरह थी, और इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी। चियांग झान ने भी अभी-अभी इस युद्ध कौशल को देखा था। वह जानता था कि एक बार जब वह सर्जिंग वेव्स फिस्ट को माइनर सक्सेस स्टेज तक विकसित कर लेगा, तो वह 3 लहरें ग्रेट कंप्लीशन स्टेज पैदा करने में सक्षम हो जाएगा। अगर यह 7 लहरें पैदा कर सकता है, तो परफेक्शन स्टेज में 9 लहरें होंगी। शक्तिशाली बल अभी भी वहां था। लहरों की लहर लगातार उठती रही, परत दर परत, और अंत में फट गई। यह एक विशाल पर्वत को गिराने के लिए पर्याप्त था। तुओबा जियोंग ने वास्तव में इस युद्ध कौशल को 7वीं लहर महान पूर्णता चरण तक विकसित किया था। उसकी मुट्ठी की शक्ति विशाल और शक्तिशाली थी, और यहां तक कि चियांग झान भी इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिरकार वह केवल एक इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट था, और उसने पहले कभी मुट्ठी तकनीक विकसित नहीं की थी। नंगे हाथों से लड़ते समय उसके लिए अपनी सबसे मजबूत ताकत को उजागर करना असंभव था। फिर भी
उसने तुओबा जियोंग के मुक्का का सामना करने का फैसला किया। वह यह भी परखना चाहता था कि अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के चौथे स्तर और अविनाशी युद्ध राजा मंत्र के शिखर दूसरे स्तर की तरल आध्यात्मिक क्यूई कितनी शक्तिशाली थी। इसे तोड़ो। जब उसका दिमाग सोच रहा था, चियांग झान ने मुक्का मारा। बारिश की बूंद जैसी आध्यात्मिक क्यूई के साथ एक शक्तिशाली शारीरिक शक्ति भी मुक्त हो गई। यह एक उफनती नदी की तरह थी जो पूरी दुनिया को निगल सकती थी। जैसे ही मुक्का मारा गया, हवा और बादल अस्तव्यस्त हो गए। हवा में विस्फोट हुआ। पूरी दुनिया हिल गई और कांप उठी। धमाका, धमाका, धमाका। अगले ही पल दो शक्तिशाली ऊर्जाएं आपस में टकराईं और बहुत तेज विस्फोट हुए। राक्षसी लहरें सड़े हुए खरपतवारों की तरह आसानी से कुचल गईं और फिर वे तुओबा जियोंग के शरीर से टकराईं। इससे उसका शरीर डगमगाने लगा और उसे लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने मौके पर ही मुंह से खून की धार निकाली। हिस। आसपास के दर्शक ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। चियांग झान ने वास्तव में मुट्ठी तकनीक का उपयोग किए बिना एक ही वार से तुओबा जियोंग को हरा दिया था। क्या वह अभी भी एक इंसान था? हालांकि यह सच था कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था और अपने कानों से सुना था, लेकिन चियांग झान की अजय शक्ति को अपनी आंखों से देखने के बाद वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। लाल चेहरे वाला बुजुर्ग बहुत शांत लग रहा था, मानो उसने पहले ही चियांग झान की ताकत को देख लिया हो। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। लुओजी हमेशा की तरह उत्साहित था। जब उसने चियांग झान की अद्वितीय दिव्य शक्ति और अद्वितीय आचरण को देखा तो वह और भी अधिक उत्साहित था, जितना तब था जब वह खुद प्रसिद्ध हुआ था। यह कैसे संभव है? आप तो सिर्फ एक इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट हैं, आपके पास इतनी शक्तिशाली ताकत कैसे हो सकती है? तुओबा जियोंग का चेहरा क्रूर था, उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं और उसने एक उन्मादी आवाज निकाली। हालांकि वह पहले से ही चियांग झान की असाधारण ताकत को देख चुका था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने अपने युद्ध कौशल का उपयोग भी नहीं किया, लेकिन उसका सबसे शक्तिशाली हमला एक ही मुक्के से चकनाचूर हो गया। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। आज की लड़ाई यहीं समाप्त होती है। याद रखें कि भविष्य में कमजोरों को धमकाना नहीं है, क्योंकि आपको शक्तिशाली भी नहीं माना जा सकता है। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। तुओबा जियोंग की ताकत लाओ युनफेई से थोड़ी बेहतर थी, लेकिन वह ज्यादा मजबूत नहीं था। सामान्य परिस्थितियों में यदि वह हेड ब्रेकिंग ब्लेड कौशल का उपयोग करता, तो यह उसके प्रतिद्वंद्वी को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त होता। इस लड़ाई में कोई रहस्य नहीं था। आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा उसने अभी-अभी तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी कौशल प्राप्त किया था, इसलिए वह वापस जाने और इसे विकसित करने की जल्दी में था। वह यहां अपना समय बर्बाद करने के मूड में नहीं था। जब वह सोच रहा था, तो वह मुड़ा और लाल चेहरे वाले बुजुर्ग की ओर चला गया। उसने अपना नाम दर्ज करने और एकांत में खेती करने के लिए फायर क्लाउड पीक पर लौटने की योजना बनाई। हालांकि जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसने महसूस किया कि एक मजबूत हत्या का इरादा उसकी ओर बढ़ रहा है। चियांग झान, तुमने अपने पिता को नाराज किया है, इसलिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद तुओबा जियोंग के मुंह से एक भेड़िए जैसी भयंकर आवाज निकली। उसकी भौहें ठंडी थीं। उसकी हत्या का इरादा आसमान तक बढ़ गया। उसकी मुट्ठी के साथ आध्यात्मिक क्यूई उसके शरीर से बाहर निकल गई। यह एक तूफानी समुद्र की तरह था, लेकिन एक अराजक धारा की तरह भी, एक अजेय गति लेकर। इसने चियांग झान की पीठ पर भयंकर हमला किया। एक आंतरिक सर्कल शिष्य और तीसरे लेयर योद्धा के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पीक के रूप में, वह वास्तव में एक बाहरी सर्कल शिष्य द्वारा हमला किया गया था। इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट ने उसे हरा दिया था, यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। अगर यह खबर फैलती, तो कौन जानता था कि कितने लोग उस पर हंसेंगे। यह पूरे स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में भी फैल जाएगा। इस समय वह पूरी तरह से पागल हो गया था। वह केवल चियांग झान को मारना चाहता था और इस कारण से उसने चुपके से हमला करने में संकोच नहीं किया। चियांग झान, अपनी पीठ पीछे सावधान रहना।
श्री झान, यह खतरनाक है। लाल चेहरे वाले बुजुर्ग और लुओजी ने एक साथ चिल्लाते हुए चियांग झान को याद दिलाया। चियांग झान ने कभी नहीं सोचा था कि तुओबा जियोंग अचानक एक गुप्त हमला करेगा, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि हत्या का इरादा उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने पहले ही अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया था। उसने अपना शरीर घुमाया और एक मुक्का मारा। गड़गड़ाहट। शून्य में अचानक ऊर्जा तूफान की एक लहर दिखाई दी। वह ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी, तट से टकराती उग्र लहरों की तरह थी। यह समुद्र को चीरती हुई तुओबा जियोंग के मुक्के को चकनाचूर कर देती है, फिर उसे पूरी तरह से निगल जाती है। स्वोश। एक मानव आकृति पीछे की ओर उड़ती हुई भेजी गई। उसके मुंह से पागलों की तरह खून बह रहा था। एक गहरे लाल रंग का रिबन हवा में रंगा हुआ था। यह जमीन पर गिरने से पहले दर्जनों मीटर तक उड़ता रहा। धूल के बीच सभी ने तुओबा जियोंग को बिखरे बालों के साथ देखा। उसका चेहरा पीला था। उसके साथ छिद्रों से खून टपक रहा था। वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह छटपटा रहा था जिसे मिट्टी की खाई में फेंक दिया गया हो। वह दयनीय स्थिति में था। सभी ने हैरानी से तुओबा शियोंग को देखा। यह इनर सर्कल शिष्य तीसरी परत के योद्धा का एक एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पीक था। चियांग झान को मारने के लिए उसने पीछे से चुपके से हमला करने में संकोच नहीं किया। हालांकि अंत में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और दयनीय स्थिति में था। यह सभी की उम्मीद से परे था। उसी समय सभी ने एक बार फिर चियांग झान की अजय शक्ति देखी थी। हालांकि वह सिर्फ एक इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट था, उसने जल्दबाजी में एक मुक्का मारा था। शक्ति आश्चर्यजनक और अप्रतिरोध्य थी। वह एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के चौथे लेयर योद्धा के बराबर था और वह उसी साधना स्तर पर एक अजेय अस्तित्व था। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय में कितने लोगों के पास इतनी असामान्य शक्ति हो सकती है? शायद केवल चियांग झान ही ऐसा कर सकता था। तुओबा शियोंग, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। चियांग झान के चेहरे पर भाव नहीं थे और उसकी भौहें ठंडी थीं। वह तुओबा शियोंग के पास गया और उसके शरीर से एक मजबूत हत्या का इरादा उभर आया। चियांग झान, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे बहनोई लोंगू के युवा गुरु युन फेयांग हैं। मुझे मार दो। जीने के बारे में भी मत सोचो। तुओबा शियोंग पलटा और खड़ा हो गया। वह अपने शरीर को घेरने वाली एक भयानक हत्या के इरादे को महसूस कर सकता था। अचानक वह जाग गया जैसे कि वह अभी अभी किसी सपने से जागा हो। धमकी देते समय उसका चेहरा घबराहट से भरा हुआ था, लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह दया की भीख मांग रहा हो। जाहिर है उसे डर था कि चियांग झान गुस्से में उसे मार देगा। तुमने अभी अभी अपनी दाहिनी मुट्ठी से मुझ पर हमला किया था, है न? चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक सवाल पूछा। उसकी आंखें दो तीखे ब्लेड की तरह थीं जो अपनी म्यान से बाहर निकली हुई थीं। उसने तुओबा शियोंग के दाहिने हाथ को ठंडेपन से देखा। तो फिर इसके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके शब्द समाप्त होने से पहले तुओबा शियोंग सहित सभी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं, क्योंकि उन्होंने चियांग झान को अपने बड़े हाथ से हवा को पकड़ते हुए देखा था। एक लंबे ब्लेड ने शून्य को चीरते हुए खून की बारिश की। आह! तुओबा शियोंग के मुंह से एक तीखी चीख सुनाई दी। उसका दाहिना हाथ उसी समय टूट गया था और उसकी सफेद हड्डियां हवा में उजागर हो गई थीं। खून 5 मीटर से ज्यादा दूर तक फव्वारे की तरह बह रहा था। जमीन पर एक मुट्ठी जो कसकर बंद थी, खून से लाल हो गई थी। यह देखने के लिए एक चौंकाने वाला दृश्य था। इस समय आसपास के आंतरिक घेरे के शिष्यों ने अपने दिलों की धड़कन महसूस की। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण फट जाएगा। चियांग झान बहुत निर्दयी था। उसने वास्तव में तुओबा शियोंग की एक भुजा तोड़ दी थी। क्या उसे डर नहीं था कि युवा गुरु लुंगहू को इस बारे में पता चल जाएगा? अपनी मौत का कारण बन जाएगा? किसी को यह जानना चाहिए कि युवा गुरु समृद्ध बल साम्राज्य में 4 युवा गुरुओं में से एक था। वह असाधारण प्रतिभा से संपन्न था और स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय का एक सच्चा प्रतिभाशाली शिष्य था।
उसे संप्रदाय के उच्च अधिकारियों द्वारा चुना गया था और उसका पूरा पालन पोषण किया गया था। कुछ समय पहले ही वह एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की 5वीं परत तक आगे बढ़ा था और उसने ग्रेट अर्थ बियर नामक एक सुपर सेकंड ग्रेड राक्षस जानवर को मार डाला था। उसकी ताकत एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की 7वीं परत से भी अधिक मजबूत थी और वह सभी आंतरिक सर्कल शिष्यों के बीच प्रसिद्ध था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी शक्ति के चरम पर था। चियांग झान ने उसे नाराज कर दिया था और यह मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। लाल चेहरे वाले बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने एक आह भरी। लुओजी मन ही मन चिंतित था। हालांकि वह जानता था कि चियांग झान में असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली ताकत है, फिर भी बहुत सारे दुश्मन बनाना अच्छा नहीं था, खासकर छोटे राजकुमार युन फेयांग को नाराज करने के बाद। इसके परिणाम अकल्पनीय होंगे। चियांग झान, तुम में हिम्मत है, लेकिन आज का मामला खत्म नहीं हुआ है। मेरे जीजा तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे। तुओबा शियोंग का चेहरा द्वेष से भरा हुआ था। उसने अपने दांत पीस लिए और एक ठंडी दहाड़ लगाई। उसके बाद उसने अपना शरीर फैलाया और घटनास्थल से भाग गया। चियांग झान ने तुओबा शियोंग की गायब होती हुई आकृति को देखा। उसकी आंखों में गंभीरता की एक झलक दिखाई दी। वह जानता था कि विपरीत पक्ष का जीजा लोंगहू का युवा स्वामी युन फेयांग था। उसका नाम इस शहर में दूर दूर तक जाना जाता था। यह एक बड़ी सनसनी थी। पूरा देश स्वाभाविक रूप से बहुत दबाव था, लेकिन वह घात लगाए बैठा था। अगर उसने उन्हें आसानी से जाने दिया तो उसने जो गरिमा बनाई थी वह खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर खबर फैल गई तो भविष्य में कुछ पृष्ठभूमि वाला कोई भी व्यक्ति उसकी परवाह कौन करेगा। विभिन्न कारणों से उसने तुओबा शियोंग के केवल एक हाथ को काटा था और उसे थोड़ा दंडित किया था, जिससे वह जीवित रह गया था। इसे यंग मास्टर लोंगहू को कुछ सम्मान देने के रूप में भी माना जाता था। अगर वह फिर से परेशानी खड़ी करता तो वह उसके साथ विनम्र नहीं होता। जैसा कि वह सोच रहा था, वह लाल चेहरे वाले बुजुर्ग के पास गया और पंजीकरण कराया। उसके बाद वह लुओजी के साथ युद्ध कौशल मंडप से बाहर निकल गया। रास्ते में वे दोनों फिलहाल अलग अलग साधना करने के लिए सहमत हुए और आंतरिक घेरे में आगे बढ़ने के बाद वे फिर से मिलेंगे। फायर क्लाउड हॉल के कमरे में चियांग झान अपने हाथ में एक सुनहरे कवर वाली किताब पकड़े हुए था। कभी कभी वह भौहें सिकोड़ता और कभी कभी वह बार बार अपना सिर हिलाता। वह तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी युद्ध कौशल को समझने में डूबा हुआ था। इस युद्ध कौशल की शक्ति भयंकर और दबंग थी। यह दुनिया भर में छा सकता था और एक बार जब इसे माइनर सक्सेस स्टेज तक साधना कर लिया जाता तो यह पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और पहाड़ों को नष्ट कर सकता था। इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी और यह उसके ब्लेड के एक ही वार से एक महान समापन चरण के बराबर थी। इसकी तुलना महान समापन चरण से भी की जा सकती है। चियांग झान को इस कौशल को समझने में 6 घंटे लगे। उसके बाद उसने अधीरता से इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी। धमाका। चियांग झान ने अपने शरीर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा का 30% अपनी मुट्ठी में इकट्ठा किया और मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत विशाल महासागर में तैरते हुए ड्रैगन की तरह थी, जो पूरी दुनिया को निगल रहा था। बढ़ती ऊर्जा ने पूरे कमरे को हिंसक रूप से हिला दिया। आसपास की दीवारें और जमीन सभी एक चमकदार और धधकती चमक के साथ फट गई। यह चकाचौंध और अतुलनीय रूप से भव्य था। अद्भुत! उसने वास्तव में फायर क्लाउड हॉल के गठन को सक्रिय कर दिया है। अचानक खतरे की चीख सुनाई दी, उसके बाद लिंग पियाओक्सू जो बाहर से उनकी ओर चल रहा था। उसका ठंडा और आकर्षक चेहरा स्पष्ट रूप से सदमे से भरा हुआ था। वह संप्रदाय प्रमुख लिंग जिंग्युन की शिष्या भी थी। वह चियांग झान से कहीं ज्यादा समय तक फायर क्लाउड हॉल में रही थी। स्वाभाविक रूप से वह जानती थी कि यह महल संरचनाओं की परतों से भरा हुआ था। जैसे ही इस पर हमला किया जाएगा, यह अपने आप काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा यह अभी आसपास की दीवारों से घूमेगा। जमीन से निकलने वाली रोशनी के रंग से संकेत मिलता है कि चियांग झान की ताकत एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के 4थे स्तर के योद्धा के बराबर थी। वह उससे ज्यादा कमजोर नहीं था।
एक भी इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट के पास वास्तव में एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के चौथे स्तर के योद्धा की ताकत थी। अगर यह खबर फैलती तो न केवल हेवनली फिस्ट सेक्ट में हंगामा मच जाता, बल्कि पूरा प्रॉस्परस फोर्स एम्पायर भी हंगामा मचा देता। वरिष्ठ पियाओक्सुए आ गई हैं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराते हुए लिंग पियाओक्सुए की ओर देखा। उसने पाया कि के शरीर में एक भयानक शक्ति थी जो ज्वालामुखी के समान थी, जो फटने वाली थी। वह एक शक्तिशाली दबाव से भरी हुई थी और चौंकने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। इस लड़की की ताकत अथाह थी। भले ही वह युद्ध की स्थिति में प्रवेश कर जाए, वह अधिक से अधिक उससे मुकाबला कर सकता था। उसे हराना निश्चित रूप से आसान काम नहीं था। मैंने अभी अभी संप्रदाय से एक मिशन स्वीकार किया है। मैं एक माफिया विशेषज्ञ का शिकार करने के लिए क्लाउड सी ऑक्शन हाउस जा रहा हूं। मैं आपको मेरे साथ शामिल होने और हर 3 साल में एक बार होने वाली नीलामी में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की योजना बना रहा हूं, लिंग पियाओक्सुए ने मुस्कुराते हुए कहा। माफिया विशेषज्ञ का शिकार कौन कर रहा है? साथ ही आपने जिस क्लाउड सी ऑक्शन हाउस का उल्लेख किया है, क्या वह समृद्ध बल साम्राज्य के दक्षिण पूर्व 10 शहरों में सबसे बड़ा नीलामी घर है? चियांग झान का दिल कांप उठा जब उसने पूछा। लालची वुल्फ ब्लेड नरसंहार, आपको इस व्यक्ति के बारे में पहले ही सुन लेना चाहिए था। लिंग पियाओक्सु हमेशा की तरह शांत थी, जैसे कि वह किसी तुच्छ मामले के बारे में बात कर रही हो। जहां तक क्लाउड सी ऑक्शन हाउस की बात है, यह स्वाभाविक रूप से दक्षिण पूर्व के 10 शहरों में सबसे बड़ा नीलामी घर है। ऐसा कहा जाता है कि हर 3 साल में एक बार होने वाली नीलामी बहुत जल्द आयोजित की जाएगी। उस समय कुछ प्राकृतिक खजाने हो सकते हैं। इस तरह का अवसर मिलना मुश्किल है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम इसे नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर चियांग झान चौंक गया। लालची वुल्फ ब्लेड की प्रतिष्ठा समृद्ध बल साम्राज्य में अच्छी तरह से जानी जाती थी। उसकी बुरी प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। ऐसा कहा जाता था कि यह आदमी लालची स्वभाव के साथ पैदा हुआ था और लोगों को मारना और उनका सामान चुराना सबसे ज्यादा पसंद करता था। उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह निश्चित रूप से अंडरवर्ल्ड में एक भयावह अस्तित्व था। इसके अलावा लालची वुल्फ ब्लेड एक शीर्ष एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत योद्धा था। वह बहुत शक्तिशाली था और उसके हाथों अनगिनत मार्शल आर्टिस्ट मारे गए थे। लिंग पियाओक्सु, हालांकि वह शक्तिशाली थी, लेकिन यह कार्य पूरा करना आसान नहीं होगा। एक कनिष्ठ भाई के रूप में चियांग झान लिंग पियाओक्सु की मदद करने के लिए कर्तव्यबद्ध था। हालांकि वह जानता था कि यह मिशन बहुत खतरनाक था और उसे अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ सकती थी, लेकिन वह निडर था। इसके अलावा क्लाउड सी ऑक्शन हाउस में हर 3 साल में एक बार होने वाली नीलामी ने भी उसे गुप्त रूप से उत्साहित कर दिया था। अफवाहों के अनुसार क्लाउड सी ऑक्शन हाउस का एक लंबा इतिहास और शक्तिशाली ताकत थी। यह पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में सबसे अच्छे नीलामी घरों में से एक था। खेती के संसाधन जो आमतौर पर बेचे जाते थे, जैसे कि खेती की तकनीक और हथियार, मेडिसिन पिल, सबसे अच्छे थे। हर 3 साल में एक बार होने वाली नीलामी की तो बात ही छोड़िए। यह अज्ञात था कि किस तरह के कीमती खजाने निकाले जाएंगे। जब तक यह ताकत वाला एक मार्शल आर्टिस्ट था, मुझे डर है कि वे इसे मिस नहीं करेंगे। हम कब जा रहे हैं? चियांग झान ने तुरंत सहमति जताते हुए उत्साह से पूछा। ऐसा कहा जा रहा है कि यह नीलामी अगले महीने होगी। दूरी के हिसाब से यह अगले महीने होगी। अगर हम अभी निकल भी गए तो हमारे पास ज्यादा समय नहीं होगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। लिंग पियाओक्सु के बोलते ही उसकी आंखों में संतुष्टि की झलक दिखी। वह चियांग झान के निडर रवैये से बहुत प्रभावित लग रही थी। चूंकि ऐसा ही है, तो चलिए अब चलते हैं। चियांग झान ने अपना काम सफाई से किया। तुरंत ही वह और लिंग पियाओक्सु फायर क्लाउड पीक से निकलकर क्लाउड सी ऑक्शन हाउस की ओर चल दिए। आसमान नीला था और बादलों का समुद्र उमड़ रहा था। दक्षिण पूर्वी मैदान पर गर्म धूप चमक रही थी, जिससे 2 आकृतियां उभर कर सामने आईं जो घोड़ों पर सरपट दौड़ रही थीं। ये 2 लोग, एक पुरुष और एक महिला थे। पुरुष सुंदर और सजीला था, जबकि महिला फूल की तरह सुंदर थी। कहने की जरूरत नहीं है, वे स्वाभाविक रूप से चियांग झान और लिंग पियाओक्सु थे।
उन्होंने स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय को छोड़ दिया और 2 पवन ड्रैगन घोड़े खरीदे। ये घोड़े साधारण रैंक 1 राक्षस जानवरों की श्रेणी के थे। वे महंगे नहीं थे, लेकिन उनकी गति बहुत तेज थी। वे प्रतिदिन हजारों मील की यात्रा करते थे और रात में 800 मील की यात्रा करते थे। यह उनके लिए आसान था। सिर्फ आधे दिन के समय में चियांग झान और लिंग पियाओक्सू पहले ही स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय से 600 मील से अधिक दूर की यात्रा कर चुके थे। हालांकि उन्हें लंबी दूरी तय करनी थी और वे थक गए थे। पवन ड्रैगन घोड़ों की गति स्पष्ट रूप से धीमी हो गई थी। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू के माथे पर भी पसीने की बूंदें उभर आईं। बड़ी बहन, थोड़ा पानी पी लो और आराम करो। वैसे भी यात्रा बहुत दूर है। इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। चियांग झान ने पवन ड्रैगन घोड़े को रोका और लिंग पियाओक्सू को घूरा। उसने पानी की बोतल निकाली और विचारशील तरीके से कहा, हाँ, मुझे भी थोड़ी प्यास लगी है। लिंग पियाओक्सू ने अपने बालों को कंघी किया जो पसीने से भीगे हुए थे। उसने पानी की बोतल ली और मुस्कुराई। यह पूरी तरह से खिले हुए बर्फ के कमल की तरह था। यह इतना सुंदर था कि इसे दूर नहीं रखा जा सकता था। चियांग झान के चेहरे पर भी मुस्कान थी। वह सुंदर महिलाओं के साथ यात्रा कर सकता था। यह आंखों को भाता था और महिलाओं के साथ सौभाग्य कम नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा जाता था कि पुरुष और महिला मेल खाते हैं। यह समझ में आता था कि वह काम से थका नहीं था। अब न केवल उसे थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे थकान भी महसूस हुई। उसका पूरा शरीर अक्षय ऊर्जा से भरा हुआ था। वे दोनों लगाम पर सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़े। वे सहजता से बातें कर रहे थे और बातचीत का विषय स्वाभाविक रूप से रेवेनस वुल्फ सेबर किलर की तलाश और आगामी नीलामी के इर्द गिर्द घूम रहा था। नीलामी का इससे कोई लेना देना नहीं था। जब तक उनके पास पर्याप्त स्पिरिट स्टोन हैं, तब तक सब ठीक रहेगा। हालांकि रेवेनस वुल्फ सेबर किलर का शिकार करना कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल था। विपरीत पक्ष कम से कम एक शीर्ष एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज 7वीं परत था और उसने सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव किया था। उसने अनगिनत लोगों को मार डाला था और उसे पता नहीं था कि 3 प्रमुख संप्रदायों के कितने आंतरिक शिष्यों ने उसे मारने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से वे सभी असफल हो गए थे, जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया था। हालांकि चियांग झान और लिंग पियाओक्सू दोनों ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन अपने से ऊंचे किसी से लड़ते समय यह खाने पीने जितना आसान था। हालांकि उनमें से एक इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट था और दूसरा फर्स्ट स्काई एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा था। उनके साधना आधार और लालच भेड़िया कृपाण के बीच एक बड़ा अंतर था। भले ही वे सेना में शामिल हो गए, लेकिन उनके सफल होने की संभावना बहुत कम थी। हालांकि वे जल्दी से इस परेशानी की समस्या का समाधान लेकर आए। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। दोनों की आंखें एक दूसरे पर टिकी थीं। गुगु गुगु। इस समय आकाश से क्रेन की तेज और स्पष्ट चीखें आईं। वे बादलों के बीच गूंजते हुए उठे और गिरे। चियांग झान ने अपनी आंखें मूंद ली और बादलों के विशाल समुद्र में एक काले बिंदु को एक तीखे तीर की तरह घूमते हुए देखा। यह हवा को चीरता हुआ आया और आ पहुंचा। पहले तो यह केवल मुट्ठी के आकार का था, लेकिन पलक झपकते ही यह एक क्रूर लाल मुकुट वाले क्रेन में बदल गया। यह बछड़े के आकार का था और इसका पूरा शरीर काले पंखों से चमक रहा था। स्याही की तरह यह अपने पंखों को हिंसक रूप से फड़फड़ाता था, जिससे हवा के झोंके आते थे। यह वास्तव में एक शीर्ष रैंक 2 राक्षस जानवर था। ब्लैक फेदर क्रेन की ताकत एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज योद्धा की चौथी परत से भी अधिक मजबूत थी। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि वास्तव में ब्लैक फेदर क्रेन के शरीर पर एक युवक रेंग रहा था। वह केवल 17 या 18 साल का लग रहा था, एक सुंदर चेहरा और सीधी नाक वाला। वह भी एक दुर्लभ सुंदर आदमी था, लेकिन उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। यह स्पष्ट था कि वह गंभीर रूप से घायल था। वह मौत के कगार पर था। काले पंख वाले सारस पर रेंगने वाले युवक ने दूर से चियांग झान और लिंग पियाओक्सू को देखा। यह देखकर कि वे दोनों मार्शल आर्टिस्ट थे, उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी।
उसने अपना मुंह खोला और एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कोई मंत्र हो। ऐसा भी लगा जैसे वह काले पंख वाले सारस से संवाद कर रहा हो। उसके बाद शीर्ष रैंक 2 जानवर ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए। यह एक तूफान लेकर आया जब यह आसमान से नीचे आया और चियांग झान और लिंग पियाओक्सू के बगल में उतरा। यह इतना डरा हुआ था कि विंग ड्रैगन हॉर्स ने हिनहिनाया और पीछे हट गया, लगभग भागते हुए। क्या तुम दोनों ने माइरीड बीस्ट माउंटेन मैनर के बारे में सुना है? युवक ने चियांग झान और लिंग पियाओक्सू की ओर देखा और कमजोरी से पूछा। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। उसने माइरीड बीस्ट माउंटेन मैनर की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। ऐसा कहा जाता था कि यह एक तीसरी श्रेणी की शक्ति थी जिसका उल्लेख पूरे समृद्ध बल साम्राज्य में नहीं किया जा सकता था। हालांकि माइरीड बीस्ट माउंटेन मैनर के लोगों के पास एक विशेष क्षमता थी जो उन्हें राक्षस जानवरों को वश में करने की अनुमति देती थी। इस दृष्टिकोण से न्याय करना मुश्किल नहीं था। उसके सामने गंभीर रूप से घायल यह युवक माइरीड बीस्ट माउंटेन मैनर का शिष्य होना चाहिए। इसके अलावा उसकी ताकत असाधारण थी। वह 3rd लेयर का एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पीक था, जो तुओबा जियोंग से ज्यादा कमजोर नहीं था। 3rd लेयर का एक एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पीक और एक शीर्ष द्वितीय श्रेणी का राक्षस जानवर ब्लैक फेदर क्रेन लेवल हेवन 5 एक्सपर्ट से लड़ने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन युवक गंभीर रूप से घायल था और मौत के कगार पर था। उसे घायल करने वाला व्यक्ति कितना शक्तिशाली था? हम स्वाभाविक रूप से माइरीड बीस्ट माउंटेन मैनर के बारे में जानते हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दें, लिंग पियाओक्सू ने भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में पूछा। मैं तुम दोनों से यह नहीं छिपाऊंगा। मैं माइरीड बीस्ट माउंटेन मैनर का युवा स्वामी हूं। वाई ताओ ने मूल रूप से क्लाउड सी ऑक्शन हाउस में हर 3 साल में एक बार होने वाली नीलामी में भाग लेने की योजना बनाई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां आने के रास्ते में मुझे एक मजबूत दुश्मन का सामना करना पड़ेगा, भले ही मैं घेरे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। इसके अलावा पीछा करने वाले आने वाले थे। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों मुझे एक संदेश भेजने और मेरे पिता को यह बताने में मदद कर सकते हैं कि जिन लोगों ने मुझे मारा वे मेरे सबसे छोटे चाचा और 2 छोटे चचेरे भाई थे। इस क्लाउड सी क्रिस्टल कार्ड पर मुआवजे के रूप में 3000 से अधिक स्पिरिट स्टोन है। कृपया। खुद को वाई ताओ कहने वाले युवक ने एक क्रिस्टल कार्ड निकाला। उसने चियांग झान और लिंग पियाओक्सू को दृढ़ नजर से देखा और विनती भरी आवाज निकाली। गुगु गुगु। चियांग झान के कुछ कहने से पहले हवा में एक क्रेन की तेज और स्पष्ट आवाज फिर से गूंज उठी। फिर हवा गरजने लगी और हवा उबलने लगी। दूर से 3 काले पंख वाले सारस नीचे झपटे। काले पंख वाले सारस में से एक चियांग झान की ओर बढ़ता रहा। उसके 2 मोटे पंजे गुस्से में चौड़े हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे कोई तेज ब्लेड चियांग झान की छाती को चीरने वाला है। धमाका। चियांग झान के शरीर से एक विशाल ऊर्जा का उफान निकला जो समुद्र से आकाश तक लुढ़कती हुई एक विशाल लहर की तरह था। यह इतना शक्तिशाली था कि यह पहाड़ों को गिरा सकता था और समुद्र को उलट सकता था। काले पंख वाले सारस को उड़ा दिया गया और उसके पीछे एक आकृति चमक उठी। काले कपड़े पहने युवाओं में से एक जमीन पर गिर गया। भाई लिन, क्या तुम ठीक हो? लिन कैसा है? क्या तुम्हें चोट लगी है? 2 विस्मयादिबोधक के बाद अन्य 2 काले पंख वाले सारस जमीन पर उतरे। एक बूढ़ा आदमी और एक युवक उसकी पीठ से नीचे कूद पड़े। बूढ़े आदमी ने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। वह लंबा और शक्तिशाली था, उसकी पीठ और कमर मजबूत थी और उसका पूरा शरीर एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। वह वास्तव में एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज का 5वां स्तर का योद्धा था। युवक ने गहरे लाल रंग का लबादा पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह खून से लथपथ था। उसकी पीठ सीधी और सीधी थी। वह भाले या तलवार की तरह लापरवाही से खड़ा था और वह एक मजबूत हत्या का इरादा प्रकट कर रहा था। यह स्पष्ट था कि वह एक विशेषज्ञ था जिसने सैकड़ों लड़ाइयों का सामना किया था और उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। वह एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज का 4था स्तर का योद्धा था। बड़े भाई, चाचा, मैं ठीक हूं, काले कपड़े पहने युवक ने अपना सिर हिलाया। जिस क्षण वह खड़ा हुआ, 2 तीखी आंखें चियांग झान पर पड़ी। हत्या का इरादा। तीव्र हत्या का इरादा।
एकमात्र 10वीं परत पल्स उद्घाटन चरण चिंटी मेरे सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत कैसे कर सकती है, वेइलिन? तुम मौत को दावत दे रहे हो। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने एक मुक्का मारा। उसके मुक्के की ताकत पहाड़ की धार की तरह थी, जिसे रोका नहीं जा सकता था। पहाड़ों को गिराने और समुद्र को उलटने वाली ऊर्जा ने आसपास के स्थान को हिंसक रूप से हिला दिया। चियांग झान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। काले कपड़े पहने युवक वाइताओ के समान ही थे, वे दोनों ही थर्ड लेयर योद्धाओं के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पीक थे। जब मुक्का मारा गया तो उसकी गति भयावह थी और उसकी शक्ति अविश्वसनीय थी। भले ही वे उसी क्षेत्र के योद्धा थे, फिर भी वे इसका सामना करने में सक्षम थे। यह स्पष्ट था कि उसे मारने जा रहा था। इसके अलावा दूसरा पक्ष अभिमानी और अनुचित था। न केवल उसने उसे अपमानित करने के लिए माफी नहीं मांगी, बल्कि उसने माफी भी नहीं मांगी। यह देखा जा सकता था कि वह आमतौर पर वही करता था जो वह चाहता था। वह कानून विहीन और कानून विहीन था। यह भी वही था। अगर यह कोई और इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज होता लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट, वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। जैसे ही उसके दिमाग में यह बात कौंधी, उसकी भौहें ठंडी हो गईं। उसकी निगाहें ब्लेड की तरह थीं, जैसे वह काले कपड़े पहने युवक को ठंडी निगाहों से देख रहा हो। उसने एक मुक्का मारा। तुरंत शून्य में ऊर्जा तूफान की एक लहर दिखाई दी। उफनती ऊर्जा एक उफनती नदी की तरह थी। उग्र लहरें किनारे से टकराईं और पूरे आसमान में फैल गईं। धमाका! हवा में एक बहरा विस्फोट सुनाई दिया। काले कपड़े पहने युवक का मुक्का सड़ी हुई लकड़ी की तरह कुचल गया। उसके बाद उसका शरीर डगमगाया और उसे 1 दर्जन कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसके मुंह से बेकाबू होकर खून बहने लगा। जब उसने यह दृश्य देखा तो ग्रे कपड़े पहने बुजुर्ग वाइताओ और लाल लबादे में युवक, सभी के चेहरे सदमे से भर गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एकमात्र इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट एक अपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पीक ऑफ थर्ड लेयर योद्धा को सिर्फ एक बार से हराने में सक्षम था। इससे उसे खून की उल्टी हुई और वह घायल हो गया। उसकी अविश्वसनीय ताकत बस अविश्वसनीय थी। वाइताओ उत्साहित और रोमांचित था। शुरू में वह बस चाहता था कि चियांग झान और लिंग पियाओक्स्यू उसे एक संदेश भेजें। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान इतना शक्तिशाली होगा। अब जब वह अपने उद्धारकर्ता से मिल चुका था, तो वह स्वाभाविक रूप से गुप्त रूप से प्रसन्न था। ग्रे कपड़े पहने बुजुर्ग और लाल रंग के युवक ने भौहें सिकोड़ी। उनकी आंखें आग की तरह थीं क्योंकि वे चियांग झान को घूर रहे थे, उनके दिलों में हत्या का इरादा छिपा नहीं था। यह कैसे संभव है? आप सिर्फ एक इनविगोरेटेड मेरिडियन स्टेज लेवल हेवन 10 मार्शल आर्टिस्ट हैं, आपके पास इतनी शक्तिशाली ताकत कैसे हो सकती है? काले कपड़े पहने युवक का चेहरा सदमे से भर गया था और उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। जाहिर है, वह चियांग झान की अजेय ताकत से भी बहुत हैरान था। हालांकि एक अपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पीक ऑफ थर्ड लेयर योद्धा के रूप में वह सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरा था और अनगिनत लोगों को मार चुका था। एक पल में वह शांत हो गया और उसकी आंखों में ब्लेड जैसी रोशनी चमक उठी। यह हत्या के इरादे से भरा हुआ था। टाइगर क्रेन की जान लेने वाली मुट्ठी। काले कपड़े पहने युवक ने एक धीमी दहाड़ लगाई और एक अपर्चर ब्रेकिंग स्टेज पीक ऑफ थर्ड लेयर योद्धा की पूरी ताकत को बाहर निकाल दिया। उसने अपनी दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा और 2 शक्तिशाली ऊर्जाएं निकलीं। यह एक भयंकर बाघ के प्रेत और एक अमर क्रेन के प्रेत में संघनित हो गई। उसने 2 अलग अलग दिशाओं से चियांग झान पर हमला किया। भयंकर बाघ की छाया राजसी और भव्य थी, मानो वह चियांग झान को पूरा निगल जाना चाहती हो। लाल मुकुट वाली क्रेन की छाया आसमान से चियांग झान पर ऐसे झपटी जैसे कोई चील आसमान में उड़ रही हो। लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ चीर कर रख दिया हो। यह असंख्य जानवरों के पहाड़ी मनोर के 3 बेहतरीन कौशलों में से एक है, टाइगर क्रेन लाइफ सीजिंग फिस्ट। भाई, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वाइताओ ने घबरा कर चिल्लाया और चियांग झान को याद दिलाया। तुच्छ कौशल। चियांग झान के हाव भाव वैसे ही रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। हालांकि काले कपड़े पहने युवक ने अपना सबसे शक्तिशाली हमला टाइगर और क्रेन का दोहरा रूप दिखाया था,
लेकिन इसमें सभी जानवरों के राजा की शक्ति थी और लाल मुकुट वाली क्रेन की जोरदार और भयंकर शक्ति भी थी। कठोरता और कोमलता का संयोजन अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी। अपनी खुद की ताकत का परीक्षण करने की मानसिकता के साथ चियांग झान ने अपने शरीर में शक्तिशाली शारीरिक शक्ति का संचार किया। जोरदार और शुद्ध तरल आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ यह उसकी मुट्ठी से उसकी बाह के साथ बाहर निकल गई। यह ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह था। यह अनूठा था और शक्तिशाली ऊर्जा ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। इसने आकाश में तबाही मचा दी। धमाका। जैसे ही मुट्ठी बल को मुक्त किया गया, स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से हिल गए और हवा और बादल अराजकता में फेंक दिए गए। शक्तिशाली और अजेय मुट्ठी बल एक दिव्य ड्रैगन की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी पर घूमता था और इसकी आभा 10,000 मील तक फैली हुई थी। इसने आसपास की जमीन पर दबाव डाला जिससे वह ढह गई। भाई लिन, सावधान रहो। जानवर, तुमने लिन एयर को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा और तुम्हारी हड्डियों को जलाकर राख कर दूंगा। भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग और लाल वस्त्र पहने युवक चियांग झान के शक्तिशाली मुक्के को महसूस कर सकते थे और उसमें बहुत अधिक ऊर्जा थी। वे भयभीत होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। उनमें से एक ने काले कपड़े पहने युवक की याद दिलाई और दूसरे ने चियांग झान को धमकाया। दुर्भाग्य से, जैसे ही उनकी आवाजें सुनी गईं, वे लगातार विस्फोटों से पूरी तरह ढक गए। धमाका, धमाका, धमाका। आत्मा को झकझोर देने वाले विस्फोट अंतरिक्ष और समय में एक भयंकर बाघ की राजसी छाया के रूप में गूंज उठे। ईश्वरीय ड्रैगन की मुट्ठी की ताकत के प्रभाव में लाल मुकुट वाले क्रेन का बहादुर और भयंकर प्रेत बिना किसी प्रतिरोध के वह ढह गया और ऊर्जा तरंगों की एक लहर में बदल गया। यह उछला और फैल गया। वूश! इसके ठीक बाद एक मानव आकृति को पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। उसके मुंह से पागलों की तरह खून बह रहा था। दर्जनों मीटर तक उड़ने के बाद वह आखिरकार जमीन पर गिर गया। यह काले कपड़े पहने युवक था। तुम्हारे बड़े भाई, मेरे सबसे छोटे चाचा, मेरा बदला लो। काले कपड़े पहने युवक का शरीर फड़क उठा। उसके सातों छिद्रों से खून बह निकला। उसकी आंखें अपनी कोठरियों से बाहर निकल आईं। वे निराशा से भरी हुई थीं और कीड़ों की तरह आवाज कर रही थीं। फिर उसका सिर एक तरफ झुका और वह मर गया। पूरा दृश्य शांत हो गया। वाइताओ की आंखें आतंक से भरी हुई थीं और उसका दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था, मानो वह उसके गले से बाहर निकल जाएगा। लाल वस्त्र पहने युवक ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें निर्दयता से भर गईं। उसके शरीर से एक मजबूत हत्या का इरादा निकल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह 9वें स्वर्ग को भेदने वाला था। भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग की आंखें खूनी नजर से भरी हुई थीं और उसकी हत्या का इरादा असीम था। एक पल में एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के 5वें लेयर के योद्धा की ऊर्जा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। 30 मीटर के दायरे में हर जगह उग्र ऊर्जा तूफान थे जिससे आकाश हिल रहा था। जमीन ढह गई और वाइताओ को मौके पर ही उड़ते हुए भेज दिया गया। मैं स्वर्ग में भाई लिन की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आपके खून का उपयोग करना चाहता हूं। लिन एयर एक कदम आगे बढ़ेगा और मैं तुम्हारा बदला लूंगा। लाल वस्त्र पहने युवक और भूरे वस्त्र पहने बुजुर्ग के मुंह से 2 जानलेवा आवाजें निकली। वे दोनों एक साथ खड़े थे और एक ही समय में मुक्का मार रहे थे। 2 उफनती ऊर्जाएं 2 बड़ी नदियों की तरह थीं जो आकाश तक पहुंच गई थीं। उन्होंने चियांग झान पर जमकर हमला किया। चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। शुरू में वह सिर्फ अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि काले वस्त्र वाला युवक इतना कमजोर होगा कि वह एक ही वार से मारा जाएगा। लेकिन अब वह किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि लाल वस्त्र पहने युवक और भूरे वस्त्र वाले बुजुर्ग ने हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। इसने उसे खतरे का एक मजबूत एहसास कराया। उनमें से एक एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज का 4था लेयर योद्धा था और दूसरा लेवल हेवन 5 एक्सपर्ट था। हर किसी की ताकत उसके लिए जानलेवा खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी, खासकर जब उसने मौके पर काले कपड़े पहने युवक की जान देखी।
वे गुस्से में थे। ऐसी परिस्थितियों में संयुक्त हमला अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा था। इसने पहले ही उसकी सांसें रोक दी थीं और उसका खून खौल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह खून की उल्टी करने वाला था। ऐसी परिस्थितियों में चियांग झान खुद को युद्ध की स्थिति में आने और अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमला करने से नहीं रोक सका। चियांग झान, इस बूढ़े को मेरे पास छोड़ दो। तुम उस लाल कपड़े वाले युवक से निपटो। लिंग पियाओक्स्यू, जो किनारे से लड़ाई देख रही थी, उसने लाल कपड़े पहने युवक और भूरे कपड़े वाले बुजुर्ग को एक साथ चियांग झान पर हमला करते देखा। उसकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थीं। उसने व्यंग्य किया और अपनी उंगली को तलवार की तरह इशारा किया, जो शून्य को भेद रही थी। स्वूश! एक चमकदार तलवार की रोशनी कहीं से भी प्रकट हुई, जैसे आकाश में बिजली गिर रही हो। दिव्य इंद्रधनुष सूरज को चीरता हुआ आगे बढ़ा और उसने ऊर्जा की एक लंबी नदी को आसानी से कुचल दिया, जैसे सूखे खरपतवारों को कुचल दिया जाता है। उसके बाद यह भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग की छाती को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसकी छाती से खून की 2 धाराएं निकलीं, एक दूसरे के सामने। दोनों 5 मीटर से ज्यादा दूर तक निकलीं। तानाशाह ड्रैगन मुट्ठी। चियांग झान मन ही मन चौंक गया। लिंग पियाओक्सू वाकई एक प्रतिभाशाली लड़की थी, बेजोड़ प्रतिभा। उसने एक मामूली वार से एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के 5वें स्तर के योद्धा को मार गिराया था। वह एक बेजोड़ सुंदरता थी और उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य थी। हालांकि इस समय लाल वस्त्र पहने युवक द्वारा छोड़े गए मुक्के ने उन सभी को पहले ही निगल लिया था। इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने अपनी सारी ऊर्जा इस मुक्के में केंद्रित कर दी और उसकी मुट्ठी में मौजूद विशाल ऊर्जा एक ड्रैगन की तरह थी, जिसे उसने हजारों मील तक निगल लिया था। इसने पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया। गड़गड़ाहट। हिंसक विस्फोट के बीच 2 आकृतियां आसमान में उड़ गईं और मांस और खून के टुकड़ों में फट गईं। यह पता चला कि लाल वस्त्र पहने युवक और भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग की हड्डियां चियांग झान के मुक्के से पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। वाई ताओ को मौत से बचा लिया गया था और वह बहुत उत्साहित था। उसने चियांग झान और लिंग पियाओक्सू के प्रति आभार व्यक्त किया और एक बार फिर क्रिस्टल कार्ड उन्हें सौंप दिया। क्लाउड सी क्रिस्टल कार्ड। लिंग पियाओक्सू की आंखें चमक उठीं। उसने चियांग झान की ओर देखा और कहा, यह क्रिस्टल कार्ड विशेष रूप से क्लाउड सी नीलामी घर में विशिष्ट अतिथियों को दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि धारक नीलामी आइटम सूची पहले से प्राप्त कर सकता है और सभी प्रकार के विशेष उपचार का आनंद ले सकता है। यह सुनकर चियांग झान बहुत खुश हुआ। वे इस बार क्लाउड सी नीलामी घर जा रहे थे। रेवेनस वुल्फ सेबर किलर का शिकार करने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात नीलामी में भाग लेना था। अगर उन्हें क्लाउड सी क्रिस्टल कार्ड मिल जाता तो निस्संदेह यह बहुत अधिक सुविधाजनक होता। इसके अलावा उसने अभी अभी वाई ताओ की जान बचाई थी। कुछ मुआवजा मिलना बहुत ज्यादा नहीं था। अपने दिल में सोचते हुए चियांग झान ने क्लाउड सी क्रिस्टल कार्ड लिया और अपनी आंखों से लिंग पियाओक्सू को स्कैन किया। दोनों ने विंग ड्रैगन हॉर्स से क्लाउड सी सिटी की ओर अपनी यात्रा जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उनके पीछे से वाई ताओ की आवाज सुनाई दी। आप दोनों, यह जगह क्लाउड सी ऑक्शन हाउस से बहुत दूर है। क्यों न आप मेरे साथ मायरीड बीस्ट माउंटेन मैनर तक चलें और एक ब्लैक फेदर क्रेन चुनें। हम 10 दिनों से भी कम समय में अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। चियांग झान और लिंग पियाओक्सू ने एक दूसरे को देखा। वे दोनों विंड ड्रैगन हॉर्स से कूद गए और वाई ताओ के ब्लैक फेदर क्रेन पर चढ़ गए। फिर उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गए, एक काले बिजली के बोल्ट में बदल गए और बादलों के विशाल समुद्र में सुरंग बना ली। अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद शून्य में राक्षसी ऊर्जा का एक उछाल दिखाई दिया। यह आसमान में उड़ते धुएं की तरह था। आगे देखने पर एक विशाल पहाड़ की चोटी पर बना एक शानदार महल दिखाई दिया। यह राक्षसी ऊर्जा का स्रोत था। सज्जनों, असंख्य जानवर पर्वतीय मनोर हमारे ठीक सामने है। वाई ताओ की नजर चियांग झान और लिंग पियाओक्सू पर पड़ी। बोलते समय उसने काले पंख वाले क्रेन से संवाद किया और महल की ओर गोता लगाया। उसके बाद वह एक विशाल मेहराब के नीचे उतरा। चियांग झान ने अपना सिर उठाया और स्मारक मेहराब को देखा।
उस पर 4 बड़े शब्द लिखे थे, असंख्य जानवर पर्वतीय मनोर, मेहराब का अंदरूनी हिस्सा महलों की परतों से भरा हुआ था। यह शानदार और भव्य था। हालांकि यह स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय जितना शानदार नहीं था, फिर भी इसमें एक राजसी आभा थी। विशेष रूप से मेहराब से दुनिया को हिला देने वाली राक्षसी क्यूई की लहरें निकल रही थीं, जिससे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे राक्षस जानवरों की दुनिया में आ गए हों। आप में से 2 कृपया अंदर आए। वाई ताओ ने रास्ते में कुछ उपचार करने वाली दवा की गोली ली थी। हालांकि उसकी चोटें अभी भी बहुत गंभीर थीं, फिर भी वह चल सकता था। उसने चियांगझान और लिंगपिया उक्सू को मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और वे तीनों एक साथ मायरीड बीस्ट माउंटेन मैनर में दाखिल हुए। मैनर के अंदरूनी हिस्से में कड़ी सुरक्षा थी। हर जगह पहरेदार थे, उनमें से हर एक ऊर्जा से भरा हुआ था। उनकी आंखें तेज थीं। वे सभी पल्स ओपनिंग स्टेज योद्धा थे और उनके साथ शेर भी थे। बाघ, तेंदुए, अजगर, सभी तरह के राक्षस जानवर, लेकिन वे सभी पहले से प्रशिक्षित लग रहे थे। जब उन्होंने वाई ताओ को गुजरते देखा, तो उन्होंने कोई दुश्मनी नहीं दिखाई। इसके बजाय वे बहुत विनम्र दिखाई दिए। चियांगझान और लिंगपिया उक्सू मन ही मन चकित थे। मायरीड बीस्ट माउंटेन मैनर वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। वे तीनों कई गलियारों से गुजरे और एक बड़े हॉल में दाखिल हुए। वाई ताओ ने लोगों को चाय और फल चढ़ाने का आदेश दिया, फिर उसका इकलौता बेटा चला गया। उसने कहा कि वह अपने पिता को आने के लिए आमंत्रित करने जा रहा है। चियांगझान और लिंगपिया उक्सू को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने चाय पी और बातें की। वाई मिंगहाई ने मेरी मदद करने और मेरे बेटे की जान बचाने के लिए दोनों युवा नायकों को धन्यवाद दिया। मैं आपकी महान दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक क्षण बाद बाहर से एक तेज और स्पष्ट आवाज आई। वाई ताओ और बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग चियांगझान के सामने प्रकट हुए। हमने यहां आते समय अन्याय देखा है। वरिष्ठ, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। चियांगझान की आंखें चमक उठीं। वह बता सकता था कि बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग की साधना का आधार ऊंचा था और उसकी ताकत एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की छठी परत के शिखर पर थी। वह जल्दी से खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठियां बंद की और न तो दास्तापूर्ण और न ही दबंग तरीके से बोला। दूसरी ओर लिंगपिया उक्सू हमेशा की तरह ही ठंडा था। उसने बिना कुछ कहे सहजता से सिर हिला दिया। बैंगनी वस्त्रधारी बुजुर्ग को कोई आपत्ति नहीं थी। वह लंबे समय से जीवित था। उसने बहुत सी चीजें देखी थीं। एक नज़र में ही वह बता सकता था कि चियांगझान और लिंगपिया उक्सू दोनों ही दुर्लभ प्रतिभावान थे। इसके अलावा वाई ताओ ने पहले ही उन्हें शिकार बनाए जाने की स्थिति के बारे में बता दिया था। स्वाभाविक रूप से वह चियांगझान और लिंगपिया उक्सू की ताकत को जानता था। उसने उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं की। यह बूढ़ा आदमी मायरियाड बीस्ट माउंटेन मैनर का मालिक है, वाई मिंगहाई। कृपया बैठ जाओ, युवा योद्धा, बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने हल्के से मुस्कुराया। अपनी सीट पर बैठने के बाद उसने आह भरते हुए कहा, हालांकि मायरीड बीस्ट माउंटेन मैनर की नींव बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसे कई पीढ़ियों के पूर्वजों ने बहुत मेहनत से बनाया था। मैं इसे विकसित करने में असमर्थ था और अपने पूरे प्रयास से ताओएर का पालन पोषण करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि वह अपने पिता से आगे निकल जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरे भाई मैनर के लाभों की उपेक्षा करेंगे। जिसने अभी ताओएर को मारा, वह उसका सबसे छोटा चाचा और 2 चचेरे भाई थे। अगर तुम दोनों की मदद न होती, तो मुझे डर है कि हम बहुत पहले ही यिन और यांग द्वारा अलग हो गए होते। उसी संप्रदाय से एक और। चियांगझान ने भौहें सिकोड़ी। वाई मिंगहाई के परिचय से वह जानता था कि भूरे कपड़े वाला वह बुजुर्ग वाई ताओ का सबसे छोटा चाचा था। काले कपड़े वाला युवक और लाल कपड़े वाला युवक वाई ताओ के चचेरे भाई थे। हालांकि उनके रक्त संबंध जुड़े हुए थे, फिर भी वे भाई थे। कोई और कारण नहीं था। वाई ताओ मायरीड बीस्ट माउंटेन मैनर का युवा स्वामी था। वह युवा स्वामी का भावी उत्तराधिकारी भी था और यह उसकी विशेष पहचान थी। इसने वाई ताओ को एक घातक स्थिति में डाल दिया था। यह उसके भाग्य के समान था और इसने उसे उस पर दया भी महसूस कराई। हालांकि उसे जो अजीब लगा वह यह था कि यह स्पष्ट रूप से मायरीड बीस्ट माउंटेन मैनर का आंतरिक मामला था।
जैसा कि कहावत है, किसी को कभी भी अपनी गंदी बातें लोगों के सामने नहीं लानी चाहिए। तो वाई मिंगहाई ने उन्हें इसके बारे में क्यों बताया? युवा नायकों, इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इस मामले को स्पष्ट रूप से इसलिए समझाया है क्योंकि मैं आपकी मदद मांगना चाहता हूं, या यह कहना चाहता हूं कि यह एक लेन देन है। वाई मिंगहाई ने अपना सिर हिलाया और गंभीर भाव से कहा। व्यापार, चियांग झान ने खुद से कहा। उसने वाई मिंगहाई को घूरते हुए कहा, वरिष्ठ, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कह दीजिए। युवा नायक, आप एक सीधे सादे व्यक्ति हैं। मैं झाड़ झंखाड़ में नहीं घूमूंगा। वाई मिंगहाई का मनोबल उठा और उसकी आंखों में हत्या के इरादे का संकेत देखा जा सकता था। उसने कहा, मैं तुम दोनों से असंतुष्ट हूं। तुमने ताओर को बचाने के लिए हत्या की है, यह समझ में आता है। लेकिन इस बूढ़े आदमी और उसके बेटे के लिए, और यहां तक कि पूरे मायरीड बीस्ट माउंटेन मैनर के लिए, यह एक बहुत बड़ा संकट था। अगर दूसरे भाई को इसके बारे में पता चल जाता तो कभी भी भयंकर संघर्ष छिड़ सकता था। वाई मिंगहाई ने मामले की सच्चाई बताते हुए अंतहीन बात करना जारी रखा। पता चला कि मायरीड बीस्ट माउंटेन मैनर में 2 महान विशेषज्ञ थे। उनके अलावा वाई मिंगगुआंग नाम का एक उपप्रमुख भी था। वह दूसरा भाई था जिसके बारे में उसने बात की थी। यह आदमी उसका सौतेला भाई था और लंबे समय से मैनर लॉर्ड के पद पर नजर गड़ाए हुए था। वह चाहता था कि वह वाई मिंगहाई और उसके बेटे को मार सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वाई मिंगगुआंग एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज के 6ठे लेयर का भी एक विशेषज्ञ था। उसकी ताकत वाई मिंगहाई से कम नहीं थी, और जब वह छोटा था तो वह गलती से एक उजाड़ पहाड़ में घुस गया था। उसे आत्मा भक्षण करने वाला चूहा नामक एक अजीब जानवर मिला था। यह जानवर बहुत खास था और इसकी ताकत एक साधारण रैंक 2 जानवर के बराबर थी। हालांकि यह एक शक्तिशाली राक्षस आत्मा के साथ पैदा हुआ था और यह बिना किसी निशान के हत्या करते हुए सभी आत्मा शक्ति को खा सकता था। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो वाई मिंगहाई स्वाभाविक रूप से डरता नहीं, लेकिन आत्मा भक्षण करने वाले चूहे के साथ उसके खिलाफ हालात थे। यह ठीक इसी वजह से था कि वाई मिंगहाई और उसके बेटे ने खुद को संयमित करने की पूरी कोशिश की। वे संघर्ष शुरू करने के बजाय धमकाए जाने को प्राथमिकता देते थे, क्योंकि वे असंख्य जानवरों के पहाड़ के मनोर को नष्ट करने से डरते थे। लेकिन अब चियांग झान और लिंग पियाओक्सू ने वाई ताओ को बचाने के लिए भूरे कपड़े वाले बुजुर्ग को मार डाला था। काले कपड़े वाले युवा और लाल वस्त्र वाले युवा, पहला वाई मिंगगुआंग का भाई था, दूसरा उसके 2 बेटे हैं। अगर यह खबर फैल जाती तो वाई मिंगगुआंग को डर था कि वह तुरंत वाई मिंगहाई और उसके बेटे से मौत की लड़ाई लड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में वाई मिंगहाई के पास सावधानी बरतने और चियांग झान और लिंग पियाओक्सू को पहले से मदद करने के लिए आमंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेन देन के लिए यह वाई मिंगहाई ही था जो चियांग झान और लिंग पियाओक्सू को धन्यवाद देने के लिए एक निश्चित राशि का इनाम देने को तैयार था। यह सब जानने के बाद चियांग झान ने अपना सिर हिलाया। शुरू में वह मायरीड बीस्ट माउंटेन मैनर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि यह मामला उसके कारण शुरू हुआ था, इसलिए वह इसे अनदेखा नहीं कर सकता था। अन्यथा यह केवल वाई मिंगहाई और उसके बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसकी नज़र लिंग पियाओक्सू पर पड़ी और वह उसकी राय जानना चाहता था। हम मदद कर सकते हैं, लेकिन वाई मिंगगुआंग और आत्मा भक्षण करने वाले चूहे को मारने के बाद आत्मा क्रिस्टल हमारा होना चाहिए, लिंग पियाओक्सू ने भावहीनता से कहा। बेशक, वाई मिंगहाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। चियांग झान हैरान था। यह अजीब नहीं था कि लिंग पियाओक्सू मदद करने को तैयार थी, लेकिन वह आत्मा क्रिस्टल क्या था जिसके बारे में वह बात कर रही थी? यह बहुत महत्वपूर्ण लग रहा था। मैंने सुना है कि वाई ताओ गंभीर रूप से घायल है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह मर गया है। चियांग झान के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि बाहर से एक बाघ की चीख आई। इसने पूरे हॉल को हिलाकर रख दिया। उसके ठीक बाद एक चांदी के बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ता हुआ आया। वह तेजी से हॉल में चला गया। यह व्यक्ति पूरे 9 फीट लंबा और मजबूत था, किसी पहाड़ या पहाड़ की तरह।
उसका चेहरा कुछ हद तक भूरे कपड़े पहने बुजुर्ग, काले कपड़े पहने युवक और लाल लबादे वाले युवक जैसा था। वह वहां बेपरवाही से खड़ा था, उसके अंदर दमन की तीव्र भावना भरी हुई थी। पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। वह जरूर मायरीड बीस्ट माउंटेन मैनर का डिप्टी मास्टर वाई मिंगगुआंग होगा। दूसरे भाई, तुम और भी ज्यादा बेशर्म होते जा रहे हो। वाई मिंगहाई का चेहरा उदास हो गया और उसने ठंडे लहजे में डांटा। वाई मिंगगुआंग के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। दो चमकदार और धधकती आंखें वाई ताओ के शरीर पर घूम गईं। जब वे चियांगझान और लिंग पियाओक्स्यू पर उतरे तो उनकी हत्या की मंशा बहुत गहरी थी। इस बार उसने वाई ताओ का शिकार करने के लिए किसी को भेजा था। शुरू में उसने सोचा कि यह एक निश्चित जीत होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वाई ताओ मायरियाड बीस्ट माउंटेन मैनर में जीवित लौट आएगा। इसके अलावा वह अपने साथ दो अजनबियों को लाया था। हालांकि उनकी साधना का आधार बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन इससे उसे एक अशुभ एहसास हुआ। वाई ताओ, क्या तुमने अपने सबसे छोटे चाचा वी क्यूई और वी लिन को हाल ही में देखा है? वाई मिंगगुआंग ने अपने दिल में अनुमान लगाया और अनिश्चित रूप से पूछा। तुम वाई मिंगगुआंग होगे। अब और पूछने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जिस व्यक्ति को वाई ताओ का शिकार करने के लिए भेजा था, उसे हमने पहले ही मार दिया है। इससे पहले कि वाई ताओ कुछ कह पाता, चियांगझान एक कदम आगे बढ़ा और वाई मिंगगुआंग के सामने आ गया। उसने ठंडी आवाज में बात की। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह घमंडी था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने वाई मिंगहाई से वादा किया था कि वह मदद करेगा। एक बड़ी लड़ाई अपरिहार्य थी। इसके अलावा उसे और लिंग पियाओक्सू को अभी भी क्लाउड सी ऑक्शन हाउस में भाग लेने की जरूरत थी। रेवेनस वुल्फ का शिकार करने और नीलामी में भाग लेने के लिए यहां चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। यह समय की बर्बादी थी। अपनी आवाज को धीमा करने से पहले वाई मिंगगुआंग चौंक गया। हालांकि उसे लंबे समय से संदेह था कि उसका भाई और बेटा, जिसे वाई ताओ का शिकार करने के लिए भेजा गया था, खतरे में थे, फिर भी उसे बुरे सपने जैसा महसूस हुआ जब उसने चियांगझान को अपने कानों से इसकी पुष्टि करते हुए सुना। बच्चे, तुम्हारे पास हिम्मत है। वाई मिंगगुआंग की भौहें ठंडी थीं और उसकी आंखें खून की प्यासी थीं। एक मजबूत हत्या का इरादा उसके शरीर से निकला और पूरे हॉल में फैल गया। टाइगर क्रेन की जान लेने वाली मुट्ठी। धमाका! जानलेवा आवाज के साथ वाई मिंगगुआंग ने अपनी मुट्ठी से हमला किया। बढ़ती ऊर्जा एक तूफानी ज्वार की तरह थी जिसने पूरे हॉल को एक जोरदार धमाके के साथ ढहा दिया और यह खंडहर में तब्दील हो गया। वही मुट्ठी तकनीक वाई मिंगगुआंग द्वारा डाली गई थी, जो एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की एक छोटी छठी परत थी। इसकी शक्ति धरती को हिला देने वाली और अप्रतिरोध्य थी। एक भयंकर बाघ की छवि बढ़ती ऊर्जा से संघनित हुई थी। लाल मुकुट वाली क्रेन की छवि एक पहाड़ जितनी बड़ी थी और इसकी क्यूई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा सकती थी। यह अभी तक चियांगझान के सामने भी नहीं आई थी। क्या? हालांकि चियांगझान चिंतित नहीं था। इसके बजाय उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक उठीं, क्योंकि वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी वाई मिंगगुआंग नहीं, बल्कि आत्मा भक्षण करने वाला चूहा था। निश्चित रूप से वाई मिंगगुआंग को उसे मारते हुए देखने के बाद वाई मिंगहाई ने बिना किसी आरक्षण के एपर्चर ब्रेकिंग स्टेज की चोटी की छठी परत की ताकत को उजागर किया। एक मुक्का के साथ असीम आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल अजगर की छाया में संघनित हुई जो एक बाल्टी जितनी मोटी थी। इसने अपना खूनी मुंह खोला और भयंकर बाघ को निगल लिया। लाल मुकुट वाले क्रेन की छाया हिंसक रूप से फट गई। यह दृश्य देखकर वाई मिंगगुआंग ने अपने दांत पीस लिए। वह गुस्से से जल रहा था क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत से वाई मिंगहाई पर हमला किया था। उसने एक गहरी और अजीब आवाज निकाली, जैसे कि वह कोई मंत्र पढ़ रहा हो। एक पल में एक पारदर्शी ऊर्जा पानी की तरह लहराई, चुपचाप पूरे युद्ध के मैदान को ढक दिया। यह ऊर्जा नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती थी, लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियां बहुत स्पष्ट थीं। चियांगझान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसे चक्कर आ रहा था और उसका दिमाग अस्तव्यस्त था। उसका दिमाग उथल-पुथल में लग रहा था। उसकी आत्मा की शक्ति से संघनित प्रकाश हिंसक रूप से धड़कने लगा। यह एक ऐसे तारे की तरह था जो टूटने के कगार पर था। रोशनी बहुत कम हो गई थी।
आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक। उसका दिमाग हिल गया। वह जानता था कि यह आत्मा भक्षण करने वाला चूहा था जो आत्मा शक्ति को खा रहा था। यह क्षमता अतुलनीय रूप से भयानक थी, यह बिना किसी निशान के मार सकती थी। यदि यह कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसकी आत्मा शक्ति बहुत अधिक मात्रा में आत्मा शक्ति द्वारा भस्म हो जाती और वह कम से कम एक मूर्ख बन जाता। अधिक से अधिक उसकी आत्मा बिखर जाती, केवल मृत्यु ही उसका इंतजार करती, लेकिन वह इसके लिए पहले से ही तैयार था। तुरंत उसने आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक प्रसारित की। भन भनाना, भन भनाना, भन भनाना। अगले ही क्षण उसके दिमाग में प्रकाश का बिंदु अचानक शांत हो गया और एक बार फिर से चमकने लगा। न केवल आत्मा शक्ति नष्ट नहीं हुई, बल्कि उसने बाहर से आत्मा शक्ति को भी अवशोषित करना शुरू कर दिया। पानी में भिगोए गए सेन की तरह यह एक दृश्यमान दर से फैलने लगा। पलक झपकते ही वह सोयाबीन के आकार का हो गया, रोशनी से जगमगाता हुआ। वह आसमान में लटके सूरज की तरह चमक रहा था और चमकते सितारों की तरह भी। उसका पूरा दिमाग चमक उठा। वह वास्तव में टूट गया। चियांग झान हैरान और खुश था। वह 30 मीटर के दायरे में बदलावों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। यहां तक कि हवा और भूमिगत कीड़े भी अपवाद नहीं थे। यह आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक के महान समापन चरण तक पहुंचने का संकेत था। हालांकि चियांग झान ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक आत्मा भक्षण करने वाले चूहे को दबा सकती है, लेकिन उसने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि यह गुप्त तकनीक वास्तव में भक्षण प्रक्रिया को उलट सकती है। आत्मा भक्षण करने वाले चूहे द्वारा जारी की गई आत्मा शक्ति की मदद से उसने एक ही बार में अड़चन को तोड़ दिया था। इस समय चियांग झान ऊर्जा से भरा हुआ था और उसका दिमाग साफ था। उसे लगा जैसे बादल छंट गए हों और सूरज निकल आया हो, लेकिन वह अपने दिल में समझ गया था। उसे अभी बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए। उसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए और आत्मा एकत्रीकरण गुप्त तकनीक के पूर्णता चरण को पार करना जारी रखना चाहिए। एक बार जब वह सफल हो जाता है तो उसे अपने विचारों को समझने का मौका मिलेगा। वह समृद्ध बल साम्राज्य में सबसे मजबूत प्रतिभाशाली बन जाएगा।